हेलो एंड नमस्कार, हारी स्वागत आप सभी का। मैं हूं तंसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, आज एक प्रैक्टिकल मुद्दा आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आप सभी जानते हो कि हमारे देश के अंदर ये जो आरटीआई कानून है ना, इसने एक अलग तरीके की आंधी तूफान को लाके रखा है। इनफैक्ट कई सरकारी दफ्तरों के अंदर लोग जो है अब ऑन रिकॉर्ड किसी तरीके का भ्रष्टाचार करने से डरते हैं, और ये डर होना जरूरी भी है। ओके, क्योंकि ईमानदारी को तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार को पकड़ने का डर बढ़ाकर उसको थोड़ा तो कम है जो किया जा सकता है। हालांकि अभी जो आरटीआई कानून है, ये क्या हमारे देश में पहले था ही नहीं? इस बात पे आज मैं चर्चा भी करने वाला हूं, और आज आप लोगों को एक ऐसा लिंकिंग बताने वाला हूं, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट अक्सर कानून को पढ़ते हैं, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है तो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो आज आप लोग लिंकिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या करेंगे, फील है जो करेंगे। जुडिशरी के जितने भी सारे सेगमेंट होते हैं उसको अपन लिंकिंग लॉ पे डील करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस के मुद्दे को लेकर, लीगल अवेयरनेस के मुद्दे को लेकर भी हमने बातचीत करनी चाहिए, और यही आज की क्लास का मुद्दा भी है। पहले मैं इस क्लास को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास के एंड में अगर आपको लगे कि आज की जानकारी बढ़िया थी, तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि सर इस मुद्दे पर भी कुछ न कुछ क्लास या वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। चलिए, अब बिना देरी के सीधे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक तो होता है हमारा आरटीआई का कानून, ठीक है, ये आपके राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है। यहाँ पर आप किसी भी सरकारी दफ्तर से इंफॉर्मेशन है जो ले सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके सामने हमारे पास कौन सा है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अपने आप में एक मेजर लॉ जो है कहा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सबूतों को ध्यान में रखते, गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का जज जो है क्या करता है, अपना फैसला है जो सुनाता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ बात यहां पर आपके सामने आता है, वो है इंडियन एविडेंस। बिना सबूत के कोर्ट कभी भी जो है क्या नहीं करता, न्याय नहीं करता। आपको पता है ना, आंख पे पट्टी बंधी हुई होती है और उसके हाथ में तराजू होता है। क्यों होता है? कि कोर्ट देखना नहीं चाहता, कोर्ट सिर्फ तोलना चाहता है कि किसके पास एविडेंस ज्यादा है, और जिसका पलड़ा भारी सबूत के मामले में, उसके हिस्से के अंदर क्या आ जाता है, न्याय है जो आ जाता है। तो एक तरफ आरटीआई कानून है, दूसरी तरफ हमारे पास इंडियन एविडेंस कानून है, और इन दोनों कानून का हम क्या करने वाले हैं, लिंकिंग है जो करने वाले हैं, उसको एक अलग अंदाज से समझने वाले हैं। तो इन दोनों कानून के अंदर आपस में एक इंटरकनेक्शन है, और जो कि किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी सिटीजन के लिए एक अधिकार देता है। यहां पर भी क्या है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और यहां पर भी आज आपको मैं जो बात बताने वाला हूं उसके तहत यही आएगा कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और है क्या, आइए जानते हैं। देखो, हमारे पास में जो आपका आरटीआई कानून ना, उसको आपको फील करना पड़ेगा। आप खुद को एक बिल्कुल आम नागरिक मत समझो, और एक थोड़ा सा एक जागरूक नागरिक समझने की कोशिश करके इस बात को ऑब्जर्व करना। देखिए क्या है, यहां पर हमारे पास में एक सेक्शन 2J है। ये सेक्शन 2J किसका है? ये सेक्शन 2J है आपके आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट के अंदर जो आपके सेक्शन 2 है, सेक्शन 2, उसमें डेफिनेशन के अलग अलग क्लॉजेस दे रखे हैं। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन के अलग अलग क्लॉजेस जो है वो दे रखे हैं, ठीक। अब उन्हीं क्लॉजेस के अंदर एक क्लॉज आता है, क्लॉज J, जहां पर क्या कर रखा है, आरटीआई शब्द को परिभाषित कर रखा है। हम लोग कहते तो हैं आरटीआई, तो आज आप लोगों को मैं लीगल डेफिनेशन भी बता देता हूं कि आरटीआई का एक्चुअल में परिभाषा होता क्या है। तो यहां पर जो आपका क्लॉज J है वो डिफाइन करता है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट टेंशन मत लो, मैं इसको पूरा ट्रांसलेट करने वाला हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, बराबर। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट। जो इस कानून के तहत क्या होती है, एक्सेसिबल है जो होती है। इस कानून बोले तो आरटीआई एक्ट में, विच इज हेल्ड एक्सेसिबल, विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है? शब्द लिखा हुआ है पब्लिक अथॉरिटी। इस शब्द को पूरा फोकस कर लेना, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है अगर वो एक्सेसिबल होती है तो वो उस राइट को आप राइट टू इंफॉर्मेशन कहोगे। और इसमें शामिल होगा, इसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है क्या, आपके इंस्पेक्शन करने का मतलब जांच करना, परीक्षण करना। आप जाकर वहां पर क्या कर, डॉक्यूमेंट को देख पाओगे, है ना, लेके तो नहीं आ सकते, इंस्पेक्शन तो कर सकते हो, इंस्पेक्शन का अधिकार शामिल रहेगा। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके वहां पे जब गए, सपोज करो आप पब्लिक ऑफिस के, उनका जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड में से आपने कुछ एंट्री किसी पेज पर नोट डाउन है जो कर ली,
ये भी आपका आरटीआई अधिकार के तहत है जो शामिल होता है। हमें जनरली क्या पता है कि आरटीआई का मतलब है कि आपको एक सर्टिफाइड थप्पा लगा के जो कॉपी दी जाती है वो आरटीआई एक्ट के तहत आती है। वो तो एक हिस्सा है इसका। आरटीआई एक्ट में इंस्पेक्शन भी शामिल है, नोट्स वगैरह लिखना उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो भी शामिल है, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ द मटेरियल। ध्यान से देख लो, जो मटेरियल यूज किया गया है ना उसका सैंपल लेना भी आप में शामिल रहता है। जैसे सपोज करो कि भाई एक सरकारी डिपार्टमेंट है ना, एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है बनाता है। जैसे आप ले लो अपना ये सहकारी डिपार्टमेंट ले लो, सहकारी डिपार्टमेंट किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, या कोई नेशनल इस तरह के शुगर मिल वगैरह है, तो आप बकायदा ये भी कह सकते हो कि साहब मेरे को बकायदा उसका सैंपल दो, उस मटेरियल का सैंपल दो जिसके तहत ये चीज है जो बनाई जा रही है। आप सैंपल भी ले सकते हो, ये भी आरटीआई एक्ट के तहत शामिल है जो होता है। और लास्ट में ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टैप, वीडियो, कैसेट वगैरह, इसमें भी क्या कर सकते हो, वो इंफॉर्मेशन आप है जो ले सकते हो। तो इसमें ये सब शामिल है। इनफैक्ट आपको एक मजेदार बात बता दूं मैं, ये जो पर पेज पैसे लिए जाते हैं ना, आप इससे भी अपनी लागत बचा सकते हो। आप डिपार्टमेंट को ये कह सकते हो कि भैया मेरे को तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दो, आई एम हैप्पी विद दैट। और डिपार्टमेंट जो है ना ये मना नहीं कर सकता कि नहीं हम आपको ये पेन ड्राइव में सूचना नहीं देंगे, हम आपको इसमें सूचना नहीं देंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट हाँ अपने प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, वो एक अलग बात है कि भाई उसको एज इट इज वर्ड फाइल आपको नहीं दे, लेकिन वर्ड फाइल को स्कैन करके उसका पीडीएफ आपको दे सकता है। तो इससे आपका पैसा है जो बच जाता है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात नहीं कर रहे हेमू पटेल जी, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। समझ रहे हो, उसकी बात है जो कर रहे हैं। दोनों के अंदर अंतर है, समझ रहे हो? नहीं समझोगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये चार बातें इसके अंदर शामिल रहती हैं। अब आरटीआई एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज जे में आपके इस अधिकार को इन्होंने परिभाषित किया, बराबर। लेकिन ये अधिकार तो सिर्फ आपको आरटीआई एक्ट में मिलता है ना। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर लगभग 150 साल पहले ही 150 साल पहले ही इस कानून को है जो जन्म दिया जा चुका था। ओके, उस बारे में बातचीत अपन यहां पर करते हैं। देखो अभी कमेंट करने से कुछ नहीं होगा चंद्रमोहन जी, ये क्लास जब खत्म हो जाए, अभी तो आपके कमेंट लाइव कमेंट में दिखेंगे, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट्स में दिखाना, तो डेफिनेटली एक ऐसा मुद्दा मैं आप लोगों के लिए जो भी आप कहोगे ना उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में शब्द लिखा हुआ है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट ये शब्द लिखा हुआ है सेक्शन 74 के अंदर। पूरा अटेंशन जो है ना, ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट मिला के आपसे कह रहा हूं मैं, पूरा अटेंशन रखना, नजर हटी और समझ हटी, ये ध्यान रख लेना, समझ में फिर वो नहीं आ पाएगा। ऑब्जर्व कीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 74 है जो क्या बात करता है, जो आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी कि लोक दस्तावेज क्या होते हैं उसके बारे में बातचीत है जो करता है। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, लोक दस्तावेज। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा ऑब्जर्व आप कीजिएगा। लोक दस्तावेज का मतलब क्या है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको विजिबल होगा, विजिबल नहीं तो अपना एचडी क्वालिटी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देखो यहां पर दो कैटेगरी दे रखी है, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ, इसमें तीन बातें लिखी हुई है। पहली बात सॉवरेन अथॉरिटी, दूसरी बात ऑफिशियल बॉडी या ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड्स हो, या तो सॉवरेन भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की कोई अथॉरिटी उसके रिकॉर्ड्स हो, या ऑफिशियल बॉडी के हो, या फिर किसके रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, पब्लिक ऑफिसर चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो या एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, किसी भी तरह का पब्लिक ऑफिसर हो, उसने जो भी ऑफिशियल एक्ट किए हैं उनका रिकॉर्ड। देखो इसको मैं सरल भाषा में लिख रहा हूं इस पॉइंट को, यानी कि जो भी पब्लिक ऑफिसर है, जो भी पब्लिक ऑफिसर है उसने जो भी एक्ट परफॉर्म किया है उस एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, और एक्ट भी कौन सा होना चाहिए, ऑफिशियल एक्ट। तो पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल एक्ट का ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया और द कॉमनवेल्थ और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अब वो पब्लिक ऑफिसर चाहे इंडिया का हो, चाहे कॉमनवेल्थ कंट्री का हो, या किसी फॉरेन कंट्री का हो। फॉरेन कंट्री का सिर्फ तभी होता है जब दो देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू बना हुआ होता है तो। ठीक है सर, झूम कर लीजिए, अभी कर लेते हैं, ये लो। अच्छा, झूम करने के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, यहां। अब तो दिख रहा है,
अब अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं मेरा चश्मा भिजवा देता हूं, है ना, बहुत काम आ जाएगा। अब तो ठीक है, चलो। तो ये आपको वहां पर मेंशन कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्लॉज जो में आसानी से समझ में आता नहीं है, विच वन, दिस वन। देखिए अब यहां पर आप इस पॉइंट को जरा ऑब्जर्व है जो कीजिएगा। अब इस पॉइंट को, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिसको पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाता है, वापस सुनो, ऐसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिनको पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाता है वो क्या होंगे, वो भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आपने कोई जमीन अमीन है जो खरीदी है, तो उस आपने और उस पार्टी के बीच में एक सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ, यस और नो, यस। अब आपके और उस पार्टी के बीच में जो सेल डीड हुआ ना, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ये कैसा है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो, जब आप उस प्राइवेट डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करवाओगे, ठीक है, तो जो रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार कौन है, एक पब्लिक ऑफिसर हो गया, और रजिस्ट्री करना एक ऑफिशियल एक्ट हो गया। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को अगर पब्लिक रिकॉर्ड में रखा जाता है तो रजिस्ट्री कराने के बाद जब उसकी एंट्री वहां पर की जाती है ना, और जो वहां पे कॉपी रखी जाती है, अब वो आपका पब्लिक रिकॉर्ड बन गया। तो यानी कि क्या बन जाएगा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो बन जाता है। ये डेफिनेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है, क्योंकि अब जो सेक्शन में आपके सामने लाने वाला हूं ना, वही सेक्शन सारी बात आपको अच्छे से स्पष्ट करेगा। अभी तक आप लोगों ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज जे को पढ़ा, जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन होता गया, उसको आपने ऑब्जर्व किया। सेकंड, आपने ये ऑब्जर्व किया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखी हुई है। अब आप आ जाइए यहां पर नेक्स्ट सेगमेंट, और वो सेगमेंट होगा हमारा सेक्शन 76, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब इस बात को ऑब्जर्व करना, देखो आरटीआई कानून में आपको क्या मिलती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, यस और नो, यस। आरटीआई कानून में पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, क्योंकि उस कानून के तहत आपको यह अधिकार मिला हुआ है। अब जरा सेक्शन 76 को देखो आप, यहां पे क्या मेंशन है जो किया हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब ऑब्जर्व करो, अब जिनको नहीं दिख रहा है, आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, क्योंकि ऑल ऑफ ऑल आप लॉ के स्टूडेंट तो है ही, नहीं है तो आप नेट पे सर्च कर लेना। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या मेंशन किया हुआ, जरा उसको ऑब्जर्व करो। एवरी पब्लिक ऑफिसर, सभी तरह का पब्लिक ऑफिसर, हैविंग द कस्टडी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट की कस्टडी है, ये वही पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हम अभी सेक्शन 74 के अंदर पढ़ के आए, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिसर जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट पड़ा है, ठीक है, ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, जिसके संबंध में उस पर्सन के पास में राइट टू इंस्पेक्ट है, इसको देखने का अधिकार है। और पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते ही पब्लिक का डॉक्यूमेंट हो जाता है, मतलब पब्लिक को उसका देखने का अधिकार होता है। शैल गिव, क्या वर्ड लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है, यहां पर मे भी नहीं लिखा हुआ है, शैल यानी कि उसकी ये ड्यूटी है। शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड, जब वो डिमांड करेगा ना तो क्या करेगा, अ कॉपी, वो उसको कॉपी उपलब्ध करवाएगा। जो भी पेमेंट ऑफ लीगल फीस है, जो भी लीगल फी होती है, 10 रुपए 20 रुपए जितना भी अमाउंट बनता है, लीगल फी देयरफॉर टुगेदर विद द सर्टिफिकेट, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी मेंशन करेगा, जो कि उसी कॉपी के फुट नोट पे लिखा जाएगा, क्या कि ये जो है डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है, ये डॉक्यूमेंट की क्या है, ट्रू कॉपी है। सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ एज द केस में बी, और ये जो सर्टिफिकेट होंगे ना, इस पर डेट लिखी होगी, उस ऑफिसर के साइन वाइन किए होंगे, उसके नाम के साथ में इस ऑफिशियल टाइटल भी लिखा होगा, और उस पर सील वील भी जो ऑफिस की वो भी लगाई जाएगी। अब इस प्रोविजन को जरा एक बार आंख बंद करके आरटीआई के एंगल से समझो। आरटीआई भी तो ये कहता है ना कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप पब्लिक ऑफिसर से ले सकते हो। बस फर्क पता है क्या है, आरटीआई कानून में एक डेजिग्नेशन बना हुआ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, उन्होंने वहां पर एक डेजिग्नेशन है जो बना दिया, और यहां पे एज सच कोई डेजिग्नेशन नहीं बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पब्लिक ऑफिसर जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर उससे कोई व्यक्ति डिमांड करता है तो उसको उसकी कॉपी अवेलेबल करानी पड़ेगी। शैल गिव, शैल गिव का मतलब करवानी पड़ेगी। यानी कि क्या आरटीआई कानून हमारे पास पहले से था? आंसर आप बताओ, यस और नो। आपको क्या लगता है, ये भाषा जो है वो चेंज नहीं हुई है?
पिछले कई साल, क्या कई डेकाड से चेंज नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास आरटीआई का कानून, आरटीआई एक्ट आने से पहले से था, हाँ या ना? सभी कैंडिडेट्स मुझे एक बार रिप्लाई करेंगे, सारे के सारे कैंडिडेट्स रिप्लाई कीजिएगा। जो आपका मन कहता, अभी मैंने आपके सामने सबूत रखे हैं, यानी कि एग्जैक्टली कानून की जो परिभाषा है वो आपके सामने रखी। अरे यार, खुद को जो है ना सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा मत बनाओ, पढ़ाई को प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाओ, ताकि लाइफ में किसी कारण से जज नहीं भी बने ना, तो कम से कम एक अच्छे विधि के ज्ञाता तो बनोगे। हाँ जी, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का आंसर आ रहा है यस, और बाकी कैंडिडेट्स का आंसर आ रहा है नो। अब हालांकि यहां पर इस चीज को मैं परसेंटेज में नहीं बता पाऊंगा, काश अनअकैडमी ऐप के ऊपर हम बात कर रहे होते तो वहां पर आपके सामने पोल आ जाता। तो एक्चुअल में क्या है, इसका आंसर है यस हमारे पास। क्योंकि देखो, ये जो कानून यहां पर बात कर रहा है ना, कौन सा, आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर बेसिकली बात तो वही हो रही है ना, कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है अंडर दिस एक्ट हेल्ड अंडर कोड, आप राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन है जो ले सकते हो, उसको इंस्पेक्शन। हाँ, ये बात जरूर है कि उस 76 इंडियन एविडेंस एक्ट ने इंस्पेक्शन का राइट अलग से नहीं दिया, नोट्स बनाने का राइट अलग से नहीं दिया, सर्टिफाइड सैंपल लेने का राइट अलग से नहीं दिया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना ये राइट तो दे रहा है ना, ये राइट तो दे रहा है ना। अब सवाल आता है कि फिर जरूरत क्या थी, फिर जरूरत क्या थी? आप में से कई कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा कानून था तो फिर व्हाई इट नीडेड। दो आंसर सुन लो इसके। पहला आंसर कि ये बात उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट में की, और इंडियन एविडेंस एक्ट कानून लैक्स 4 होता है। लैक्स 4 का मतलब होता है कि इस कानून से कोर्ट गवर्न किए जाते हैं, कोर्ट जो है वो गवर्न होता है। इसलिए कहीं न कहीं जब कभी भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एक एक्सक्यूज ये भी लिया जाता है कि भैया ये तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन तो कोर्ट इस्तेमाल करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट तो लैक्स 4 है, इसको तो कोर्ट इस्तेमाल करेगा, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि ये लॉजिक गलत है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कानून में, ना ही देश के संविधान में, सुन लीजिएगा बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आपको ये बात बता रहा हूं मैं, और ना ही हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कानून लैक्स 4 होता है तो आप उसकी कोई भी प्रोविजन में अगर कोई राइट आपको मिल रहा है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे बताओ, क्या हम स्टॉपल का अधिकार इस्तेमाल नहीं करते? बताइए। स्टॉपल का सिद्धांत बेसिकली कहां दे रखा है? सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है। क्या हम इस्तेमाल नहीं करते क्या? यस, करते हैं, वहां पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जब स्टॉपल को करते हो तो सेक्शन 76 में क्या दिक्कत है भैया? ये इसका काउंटर है। पहले जो कह रहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट यूज नहीं कर सकते, अभी जो काउंटर कर रहा है ये वो वकील है जो कह रहा है कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो क्योंकि जब आप स्टॉपल के अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हो तो सेक्शन 76 को क्यों नहीं कर सकते? मजा आ जाता है जब आर्ग्यूमेंट होता है ना, मजा आ जाता है। दिल से बता रहा हूं, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये है कि एक स्पेसिफिक जो है ना ऐसा अपन कोड डिजाइन करेंगे जहां पर आप में से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, उस आर्ग्यूमेंट को अपन रिकॉर्डिंग करेंगे और इसको यूट्यूब पे पब्लिश करेंगे, ताकि सारे लॉ के कैंडिडेट्स है ना उस चीज को सीख सके, मजा ले सके, और साथ ही साथ में खुद के अंदर एक प्रैक्टिकल पर्सन को डेवलप कर सके। और वही चीज होगी, सही मायनों के अंदर जिंदगी जीने का जो है ना वो मुर्तबा वहां पर आके फाइनलाइज होगा जब ये सपना सच हो पाएगा। और डेफिनेटली इसको करेंगे करेंगे अपन अगले 1 साल के अंदर जो है ना प्रोबेबली इस चीज को डन करेंगे। एक ऐसा स्पेस बनाएंगे, चाहे वहां पर कोई पैसा अर्जिन हो पाए नहीं हो पाए, डजेंट मैटर, बड़ी दिल की ख्वाहिश है। नहीं पढ़ना, 1 वीक सीरीज से ना LLB करके ना खुद का करियर और खुद की किस्मत दोनों को खराब नहीं करना है। खैर चलो छोड़ो, उन सब भावनात्मक मुद्दों में बाद में जाएंगे, पहले आप इस चीज को समझो। MP प्री कब होगा, MP प्री कब होगा? अरे मेरे भाई पहले इस फंडे को तो समझो। नहीं सर मेरे को तो एग्जाम रटना है, एग्जाम पार करना है। सर कर लेना, आप कर लोगे, आपके अंदर जुनून है, ऑब्सेशन है चीज को डन करने का, कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझ लो ना चीजों को। ये बात हमें क्या करनी है अपने आप में। तो कहने का मतलब पहला लॉजिक तो ये कि भाई आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें काम आ सकते नहीं सकता। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक क्या है कि RTI जो है ना वो स्पेशल कानून है। अब मुझे बताओ, IPC के अंदर ऐसे कई अपराध हैं जो अपने आप में पनिशेबल कर रखे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनके लिए स्पेशल कानून बना नहीं रखा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हमारे इंडियन पीनल कोड में धारा 354 354 सेक्सुअल हरेसमेंट की आती है, सेक्सुअल हरेसमेंट की आती ना। तो जब 354 दे रखी है तो फिर आपको सेक्सुअल हरेसमेंट एक वर्क प्लेस का नया कानून बनाने की जरूरत कहां आ रखी थी? बनाया है ना।
वहां पर भी कानून बनाया है ना। और यही आंसर है आपके इस सवाल का कि सर जब ऑलरेडी राइट था तो आपने राइट आरटीआई एक्ट क्यों बनाया, ये इसका जवाब है। बात आई समझ में? दोनों लॉजिक क्लियर है, दोनों का एक लॉजिकल एस्पेक्ट यहां पर आपके सामने रखा है। और ये तो भैया आत्मविश्वास और बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऐसे लॉजिकल तो आपको एक लीगल पर्सन से ही मिल सकता है, चाहे कोई भी हो, एडवोकेट, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड एडवोकेट हो या ऑनरेबल जज हो, कोई भी उसी से मिल सकता है। एक लेमैन आपको ये लॉजिक नहीं दे सकता, क्योंकि उस लेमैन को थोड़ा ना पता आईपीसी क्या होता है, आईपीसी के अंदर का ये फंडा क्या होता है। आप वो लॉ पर्सन बनो, ये दिल की ख्वाहिश है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारे पास एक अधिकार है, उस अधिकार को यूज नहीं करते, वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है, वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है ना। इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल लिंकिंग है। आज की क्लास जो क्या है, आज की क्लास बेसिकली एक प्रैक्टिकल लिंकिंग है दो अलग अलग कानून की। कौन से दो कानून? एक तरफ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। और अब ये मुझे बताइएगा ये क्लास आपको किस तरीके से लगी, ठीक है। सर विल की सर्टिफाइड कॉपी नहीं देते सर, ऐसा क्यों है, प्लीज बताएं। देखो इसका लॉजिक बड़ा क्लियर है, लेकिन आप चाहो तो इसको अपन अलग से प्लान भी कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि विल रजिस्टर कराई जाती है ना, तो जब तक विल एग्जीक्यूशन में नहीं, विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। क्या है? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। और टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो होता है ना, जब तक उस पर्सन की टेस्टेटर की डेथ नहीं हो जाती ना, वो डॉक्यूमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। सोचो अगर आपने जो एग्रीमेंट टू सेल किया है, सेल एग्रीमेंट, उसकी अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई होती तो क्या वो एग्रीमेंट इफेक्टिव हो पाता? नहीं हो पाता ना, इसलिए उसकी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाते। वो आपका विल पब्लिक डॉक्यूमेंट कब बनेगा? जब डेथ हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो जब तक वो चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाए तब तक हम उसको नहीं करवाएंगे वहां पर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रहता है। तो इस तरीके से आप भी अलग अलग कानून का लिंकिंग करो, एंड दैट्स व्हाई वी आर द लिंकिंग लॉस। आज आपने देखा होगा हमारे लिंकिंग लॉ का, हमारा बोले तो आपका और मेरा, हम सब का, हमारे लिंकिंग लॉ के प्लेटफॉर्म पर हर एजुकेटर अपना दिल से जो परफॉर्मेंस देता है। आज देखिए आप, शिवानी मैम 5 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेटेड थी। अनूप उपाध्याय सर को देख लो, आप जगदीश सर को देख लीजिए, सूर्या सर को देख लीजिए, अपूरा मैम को देख लो, पीपी शुक्ला सर, आप उनके चेहरे के भाव से उनकी एज को तय नहीं कर सकते। ये होती है एनर्जी, और ये एनर्जी तो भैया लिंकिंग लॉ पर ही मिलेगी। और इसी लिंकिंग लॉ के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जल्दी ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुडिशियल सेगमेंट का प्राइस हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आप समय रहते जो अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो कर लो, क्योंकि ये चीज आगे आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। 13 अप्रैल को मेरी टीम आ रही है, 13 अप्रैल को लिंकिंग टीम आ रहा है आपके बीच में। अपना लिंकिंग लॉ का 2.0 बैच लेकर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलर बैच होगा। सारे स्टेट के लिए एक कॉमन बैच होगा, जहां पर एडिशनल लॉ को अलग से कवर किया जाएगा और जो कॉमन लॉ है वो साथ में कवर होगा, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जीके, कंप्यूटर, उस सारे पोर्शन को। 13 अप्रैल है, फिर से कह रहा हूं प्राइस हाइक होने वाला है। 13 अप्रैल से पहले आप ये प्लान कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपके पास ये फीचर्स हैं: एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानिंग, पर्सनल गाइडेंस, आइकॉनिक मेंटोर चाहिए, एक बंदा जो 1 to 1 आपके किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके, आपको गाइड कर सके, तो मेंटोर यहां पर आपके सामने। अदरवाइज आपके पास प्लस कोर्स है, सारी फीचर्स आइकॉनिक के अंदर प्लस की शामिल है जो रहती है, लेकिन ये आपके लिए एडिशनल रहता है। ये आपका प्राइस कोटेशन है जिसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। अगर आप एलएलबी करने वाले स्टूडेंट हैं और आपकी आंखों के अंदर जुडिशरी का ड्रीम है, अगर है तो आपको समय रहते अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एलएलबी कंप्लीट करोगे, फिर साल 2 साल खराब करोगे तो आपकी समझदारी यहां पर नहीं दिखाई देगी। जहां कहीं भी, जहां पर आपका मन करे करो, वहां से कीजिए। लेकिन अगर आप लिंकिंग के इस स्मार्ट टेक्निक से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। ऑब्वियस सी बात है, लिंकिंग या फिर हमारे लिंकिंग लॉ एजुकेटर का वैलिड कोड इस्तेमाल करके आप 10% का रिबेट जो है अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में लिंकिंग लॉ की, linkinglawcom की जो स्पेशल फैसिलिटी है उसको भी आप क्या कर पाएंगे, अवेल है जो कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। ओके, अच्छा एक और चीज, आपके मन में किसी भी तरह का कोर्स रिगार्डिंग डाउट वगैरह है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक जो है हमारे स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर पे कॉल वॉल जो है कर सकते हैं, उसका भी बेनिफिट है जो उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस ऐप के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के अंदर आपको डेली बेसिस अगले 20 दिन तक लगातार, ध्यान से सुन लो, अगले 20 दिन तक लगातार क्या होने वाला है, आप लोगों के लिए स्पेसिफिक एक बर्ड व्यू का इमेज जो है अपलोड होने वाला है। बर्ड व्यू का इमेज है जो अपलोड होने वाला है, और वो कैसे होगा, आप उसको कैसे एक्सेस कर पाएंगे,
मतलब एक सिंगल इमेज के अंदर मोस्ट ऑफ का जो बर्ड व्यू है ना बेरेट का, वो आपको दिखेगा। कैसे एक्सेस कर पाओगे, इसकी डिटेल में 9 बजे वाली स्पेशल क्लास में देने वाला हूं। और एविडेंस लॉ से जुड़े हुए ऐसे ही 3 और प्रैक्टिकल मुद्दे 9 PM की जो क्लास है उस पर क्या करेंगे अपन, डिस्कस है जो करेंगे। तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, जुड़ जो है सकते हैं। सारी डिटेल आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस तरह का और कौन सा मुद्दा है जिस पर आप चाहते हो कि सर लीगल डिस्कशन होना चाहिए। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। अच्छा, नंबर आपको बताना है ना, अभी बता देता हूं मैं, नोट कर लो इसको, ताकि आप जो है भविष्य के अंदर इस तरह की कोई भी क्वेरी हो कोर्स संबंधी वगैरह, तो उस कोर्स की क्वेरी का क्या कर सकते हो, आंसर है जो ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर जो है स्पेसिफिकली नोट कर लो, ताकि वो आपके लिए क्या कर सके, हेल्प है जो कर सके आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने के एंगल से। यस, 782586 782586 यहां पर लिख लेता हूं मैं, 782586 एंड देन 310। ये नंबर नोट कर लो। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियली कोर्स की जानकारी ले सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, ये चीज क्या होगा, हाँ सर अब बता दो एमपी प्री का क्या होगा। सत्यम जी, एक बात ध्यान रखना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कोई खुफिया सोर्स नहीं होता है जिससे वो एग्जाम कंडक्ट करने वाले अथॉरिटी से डायरेक्टली सांठ गांठ कर ले या कन्वर्सेशन करके एडवांस के अंदर डेट पता चल सके। हम लोग भी डेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये आप मान के चलिएगा कि एमपी का मामला आपके 2 महीने से ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। इतना मैं आपको सचेत यहाँ पर जरूर कर रहा हूँ। सर आप मुझे इग्नोर कर रहे, अरे भाई ऐसा आरोप मत लगाओ। दीपा जी बताइए, सर सरकारी ऑफिस में बेवकूफ को कैसे बताएं हम उनको, सर कैसे मजबूर कर सकते हैं? सीधी बात बताएं, आप है ना उनको लिखित में किया करो। कोई भी चीज जो भेजते हो ना लिखित में भेजा करो। मौखिक चीज की आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, लिखित में कहा करो। सो कैन यू प्लीज ब्रिंग अ क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिविजन विद द केस लॉ। मयूरी अग्रवाल जी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक क्लास ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ, उसके रिवीजन की क्लास के लिए हमारे अनूप उपाध्याय सर आपके बीच में जल्दी ही आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केस लॉ को लेकर। गुजरात जुडिशरी एग्जाम डेट आ गई है, प्लीज गाइड अस सर। देखो गुजरात जुडिशरी के लिए सीधी सी बात, उसका तो डेट पहले से फाइनली था, पहले से ही तय था। 14-15 मई का ऐसा कुछ डेट है आपका। तो आपको तो वहां पर जो है पहले से प्लानिंग करके बैठना है। और प्लानिंग इन द सेंस एक फटाफट एक सिलेबस चिपका दो, मेजर लॉ का माइनर लॉ का, उनको कवर करना शुरू कर दो और लिंकिंग टेक्निक से पढ़ना। सर अनअकैडमी पर आपको कैसे ज्वाइन करें? दीपा मिश्रा जी, सीधा सा तरीका बता रहा हूं, 2 तरीके। लिंकिंग लॉ टेलीग्राम चैनल है अपना, लिंकिंग लॉ तनसुख सर, लिंकिंग लॉ तनसुख सर। एक तो जाके उसको आप उसका मेंबर बन जाओ, ज्वाइन कर लो वहां पे। नंबर 1 तरीका ये, क्योंकि वहां पर मैं चीजों का लिंक लिंक जो है शेयर करता रहता हूं। दूसरा तरीका आपके पास में ये, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। जब आप डाउनलोड करते हो तो गोल में आपको जुडिशरी सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं अनअकैडमी के द्वारा। जुडिशरी को सेलेक्ट करना है और वहां पर आप तनसुख पालीवाल का सर्च मारोगे तो आपको आ जाएगा। और मजेदार बात आपको बता देता हूं, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन है जो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिंकिंग एजुकेटर को ज्वाइन है जो कर सकते हैं। हाँ जी, 13 अप्रैल बैच में छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट पढ़ाएंगे। यस बिल्कुल भावना जी, लोकल लॉ, आपका एडिशनल लॉ, आपके माइनर लॉ के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। आपके कंप्यूटर का कोई पोर्शन होता है तो लैंग्वेज का कोई पोर्शन है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर का पोर्शन है ना, लीगल जीके, एवरीथिंग है ना, सब कुछ एक छत के नीचे होगा। सर कैन वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन मेंस लिंकिंग एविडेंस एंड आरटीआई? नहीं सत्यम पांडे जी, आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसी बहाने आप सेक्शन 76 को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब पता है सत्यम जी, हमारे सामने कोई भी मुद्दा ऐसा आता है ना जो थोड़ा सा लिंक हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो ऑटोमेटिकली माइंड में याद रह जाता है। फाइनली 3 दिन के बाद मुझे आज क्षमा चाहेंगे विपा जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जानबूझ के कभी भी आप लोगों में, आप में से किसी को भी इग्नोर करने की मैं हिमाकत इस जन्म में तो नहीं करूंगा, ठीक है। अब अगले जन्म में भगवान ने पापी वापी टाइप का बना दिया तो बात अलग है, इस जन्म में तो नहीं करेंगे। सर एपीपी के माइनर एक्ट पढ़ाए जाएं प्लीज, ज्योति जी का ये सवाल है। ज्योति जी मैं कोशिश करता हूं कि अगले महीने हम हो सकता है एपीपी का कोर्स भी लॉन्च कर लें, माइट भी ऐसा कर ले सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इसी के साथ इजाजत दो, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। 9 o'clock 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा स्पेशल क्लास के अंदर। और जितने भी कैंडिडेट्स
अभी इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखा है ना, तो नीचे जो आपको कमेंट्स पिन में लिंक दे रखा है ना, उस पर क्लिक करके स्पेशल क्लास अटेंड करने आ जाना। और जब आप ज्वाइन करते हो किसी और को रेफर करते हो, उसको बोलना लिंकिंग कीवर्ड यूज करके, लिंकिंग कोड यूज करके उस क्लास को अटेंड करें, अनलॉक करें। सी यू देयर एट 9 PM। अब आप में से जागरूक बंदा है वो मुझे वहां पर मुलाकात करते हुए दिखाई देगा। सो थैंक यू सो मच।